यहाँ पे हमने 10th क्लास के कुछ साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है और उसका साथ साथ में आंसर है। हम विश्लेषण करेंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला चैप्टर का क्वेश्चन रहता है विज्ञान का 10वां क्लास का, ये प्रत्येक बोर्ड एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। अब यह हर एक बोर्ड में लगभग पूछता है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण बताइए। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण बताइए। देखिए, कहता है क्या कि श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, जैसे हम सांस लेते हैं वो निरंतर हमारी कोशिका में होती रहती है। यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं ऊष्माक्षेपी कैसे है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, अंदर जो भोजन हम लोग करते हैं वो भोजन श्वसन के कारण टूटता है और टूटने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट के में जब टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो टूटने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। जब वो ग्लूकोज में बदलता है भोजन तो हमारा शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, वो भी ऊर्जा ही देता है। तो ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में, तो इसीलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा गया। बहुत सीधी तरीका से लिखा जा सकता है इसको, अगर कि श्वसन क्रिया जो हमारी शरीर की कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, उस क्रिया से हमारा भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्माक्षेपीय क्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए हम श्वसन को भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछता है और इसे याद रखें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब आगे चलते हैं और देखिए, क्वेश्चन कहता है अब क्या कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। जब पानी आश्रित जल, चापाकल का पानी हो गया, हैंडपंप का पानी जो होते हैं, उसे विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है, जबकि वर्षा जल होता है। देखिए, आश्रित जल शुद्ध होते हैं, आश्रित जल शुद्ध होते हैं। इनमें कहता है कि इसीलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि यौगिक विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, H+ आयन। अम्ल जब रहता है तो क्या होता है, H+ आयन होता है, ये वाला H+ आयन है ना। जैसे कि देखिए, अम्ल विद्यमान जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का ये चलन होता है। जबकि आश्रित जल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता, आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा जल में होती है। तो हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब बहुत एक क्वेश्चन 3 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है और ये प्रत्येक बोर्ड में पूछता है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ये 10th क्लास के विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, कहता है क्या क्वेश्चन में कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, यानी खाने वाला सोडा। अब क्या होता है, क्वेश्चन क्या उठता है, कहता है ताज़ा दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। चलिए पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा को देखेंगे। यानी कि ताज़ा दूध में एक ग्वाला थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, इसका पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है, क्यों। अब आइए देखते हैं इसे। आंसर में कहता है कि ताज़ा दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे लंबे समय तक सुरक्षित रहे, दूध लंबे समय तक रहे, दूध खराब ना हो, है ना। इसे दूध को लंबे समय तक रखने के लिए भी ये ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। और अब देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। चलिए इसमें हम देखते हैं इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अब देखिए, कहता है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है कि क्योंकि इस प्रकार में बना लैक्टिक अम्ल दूध में मिल जाता है। जैसे मैं हम कहता है कि जब दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है
तो इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। अधिक क्षारीय हो जाती है तो क्षारीय से जब अम्लीय होने में अधिक समय लेता है, क्योंकि दूध का प्रकृति तो नेचुरल वाला रहा नहीं, और ये प्रकृति बेकिंग सोडा वाला आ गया जिसका प्रकृति क्षारीय था। तो बेकिंग सोडा का प्रकृति क्षारीय होता है, और क्षारीय होने के कारण दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है ना, जिसके कारण ये बहुत अधिक समय लेता है दही बनने में। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संक्षारण क्या है। धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए किन्हीं 3 विधियों का नाम लिखें। देखिए, संक्षारण, जंग लगना, सीधी भाषा हम इसको कहते हैं जंग लगना। जंग लग जाता है तो इसे कहते हैं हम संक्षारण हो गया। तो हम संक्षारण को समझेंगे। जब कोई धातु खुली वायु या नमी के संपर्क में रखी जाती है ना, किसी भी धातु को जब खुली वायु या नमी के जब सतह पर आती है या इसकी सतह पर, या दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब आती है तो उसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है। जो आप देखोगे लोहे में जब स्टील में जंग लग जाती है, स्टील का सरिया हो या किसी प्रकार का लोहा जब होता है, तो उसमें हवा या पानी जब उसका सतह पकड़ लेता है तो उसमें एक भूरी भूरी सी लालिमा टाइप पर एक परत आ जाती है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। एक पदार्थ बना जिसे धातु का क्षय होने लगता है, धातु उसमें संक्षारित होने लगती है, इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। तो इसे कैसे बोलेंगे कि जब कोई धातु या खुली वायु या नमी के संपर्क में जब आती है तो इस पर एक सतह आ जाती है जो वायु से अभिक्रिया कर लेती है। जब वायु से अभिक्रिया कर इस पर एक सतह का निर्माण कर जिसे हम संक्षारण कहते हैं, और धातु का ये विघटन भी होने लगता है, क्षय भी होने लगता है। अब देखिए, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए हम कुछ उपाय हम क्या कर रहे हैं, उस पर जस्तीकरण करेंगे। जैसे आप जस्तीकरण का मतलब कोई लोहा है और उसमें जस्तीकरण करके उसे डुबा दिया जाता है, स्टील को पिघला करके उसमें लोहे को डुबाया जाता है, वो जस्तीकरण हो गया। जस्ते को पिघला करके ताप दे करके उसमें डुबाया जाता है लोहे को, जस्तीकरण हो जाता है वो। दूसरा है पेंट करके, हम लोग ये करते हैं, पेंट भी कर लेते हैं लोहे को, हम लोग जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, है ना, तेल लगाते हैं, ये हमें जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछ देगा, दोनों एक साथ भी दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए करना है। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, कहता है कि इस तत्व एक्स उस काले रंग की यौगिक का नाम बताइए। एक्स जो तत्व है उसका नाम बताना है। तो एक्स तत्व कॉपर है और काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है ना। इस अभिक्रिया का एक समग्र समीकरण लिखिए। देखिए, कॉपर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे हम तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना। देखिए Cu2Cu। चलिए, ये हो गया अगला क्वेश्चन। कोई इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछना होता है। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी यानी कि सूखा बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे पहले नंबर हम लोग जानते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को बनाने में, खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, ये सारी चीज़ों में किया जाता है। देखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना इसलिए चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस जिप्सम बना लेती है। जब इसको नमी है और इसमें हवा अगर नमी या पानी अगर थोड़ा सा भी अंश पकड़ लेता है, ये इसके संपर्क में आ जाती है तो ये ठोस बन जाता है, ये पाउडर की तरह रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको सूखा बर्तन में रखा जाए तो अगर ये नमी हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आता है तो ठोस बन जाता है। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, टूटी हुई जगहों पर इसे घोल लगाकर, लेप लगाकर इससे लपेट देते हैं, वे सूखने के बाद में वो टन टन आवाज़ करता है, ठोस बन जाता है। तो इसीलिए हम इसे आर्द्ररोधी के मतलब सूखा बर्तन में रखते हैं ताकि ये सूखा रहे, पाउडर रहे और ये जमे ना। अवशोषित ठोस जिप्सम का निर्माण जिसके कारण जल के साथ अभिक्रिया कर जमने का यह गुण नष्ट हो जाता है आर्द्ररोधी बर्तन में, इसीलिए हमें आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे के पदार्थ रखने नहीं चाहिए क्योंकि इसका जो दही एवं खट्टे पदार्थ होते हैं इसका स्वभाव अम्लीय होता है और धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होते हैं धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल बना देते हैं, है ना, विषैला यौगिक जो होता है, जिससे कारण क्या होता है, बर्तन का संक्षारण हो जाता है और खाने वाला स्वाद, दही और खट्टे पदार्थ होते हैं उसका स्वाद भी बदल जाता है।
देखिए इसमें क्या कहता है कि पित्तल एवं तांबे के बर्तन दही खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं जो पीतल तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं। इससे कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं, बर्तन भी का भी दाग कर देते हैं। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन इस चैनल पे आते रहेंगे और इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।